हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवीण लर्निंग हब। माई सेल्फ प्रवीण। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है 12th और 10th बोर्ड्स के लिए। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं, तो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? 12th के लिए बेसिकली एक अपना हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, सोशोलॉजी होगा, साइकोलॉजी होगा। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स। 10th बोर्ड के लिए हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है उसमें हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, कि उसमें हमको क्या क्या कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, जिससे कि हमारा स्कोर आपके बोर्ड्स में अच्छे से बूस्ट हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक आइडिया देता हूं आपको सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस मतलब क्या होता है? जो सोसाइटी से कनेक्टेड जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है वो सोसाइटी से बहुत ही गहरा नाता है इनका। ठीक है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी के साथ कैसे कनेक्टेड है वो पहले देखते हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो है दैट इज ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में भी एक तो ये डायग्राम जो है वो 8 चैप्टर से उठाया है आपके ज्योग्राफी के। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा कनेक्शन बताया है पहले ही। ज्योग्राफी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा और कैटेगराइज करेंगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला ह्यूमन ज्योग्राफी का एक कंपोनेंट होता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हिस्टोरिकल ज्योग्राफी करके एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है, मतलब इसका हिस्ट्री के साथ कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है मैं बताता हूँ, सिंपल। सपोज हर ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? एक तो अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली अर्थ के बारे में ही पढ़ते हैं। ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, ग्राफी मतलब स्टडी और जियो मतलब अर्थ, सिंपल। ठीक है, उसको और सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो ह्यूमंस है और एनवायरमेंट है उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है। ठीक है, सपोज ये भोले वाले काले पीले ह्यूमंस है, ये ह्यूमंस एक तरफ और उनके आजू बाजू में जो छोटे छोटे पेड़ है, ठीक है, रिवर्स है, सीज है, ओशंस है, वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, मतलब आजू बाजू का जो भी एनवायरमेंट है उनके साथ जो भी रिलेशन रहेगा उस रिलेशन का स्टडी ज्योग्राफी में होता है। अब ये रिलेशन अचानक स्टार्ट हुआ क्या? नहीं, बहुत पुराना रिलेशन है, मतलब इसका भी हिस्ट्री होगा। ठीक है, कैसे ह्यूमंस इस दुनिया में आए या फिर दुनिया कैसे बनी। ठीक है, अर्थ कैसे क्रिएट हुआ, सोलर सिस्टम कैसे क्रिएट हुआ, पूरा ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, यूनिवर्स के बाद सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाद अर्थ, अर्थ के बाद जो भी अर्थ के ऊपर ह्यूमंस कैसे क्रिएट हुए, एनिमल्स कैसे क्रिएट हुए, प्लांट्स कैसे क्रिएट हुए, इन सबका एक हिस्ट्री है। मतलब ज्योग्राफी का कनेक्शन किसके साथ है? हिस्ट्री के साथ। तो पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री। ठीक है, सेकंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पॉलिटिकल साइंस आता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में स्टडी क्या किया जाता है? बेसिकली जो भी आपका पॉलिटिकल बॉर्डर्स है कंट्रीज का, वर्ल्ड का, ठीक है, वो स्टडी किया जाता है। जो रीजनल बाउंड्रीज है, एरिया के बाउंड्रीज है, बॉर्डर्स है, उसका स्टडी किया जाता है। और उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पॉलिटिकल साइंस के साथ, क्योंकि दुनिया में जो भी वॉर्स हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे हैं? बॉर्डर्स के लिए, सिंपल। ठीक है, बॉर्डर्स के लिए, पावर के लिए। तो ये सारे कंसेप्ट कहाँ पे पढ़ाए जाते हैं? पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का कनेक्शन है पॉलिटिकल साइंस के साथ। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब सिंपल, जहां पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कैसे ट्रेड होता है, व्यापार कैसे होता है, उसके बाद जो डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी ट्रेड की वजह से, ट्रेड किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, फिजिकल फैक्टर्स, उसके बाद मार्केट का फैक्टर वगैरह वगैरह, लैंड, लेबर, वो सब पे डिपेंड होता है। और ये सब का स्टडी इकोनॉमिक्स में भी होता है, सिंपल सिंपल। ठीक है, इकोनॉमिक्स के 4 मेन फैक्टर कौन से? लैंड, लेबर, ओके, उसके बाद कैपिटल और टाइम। कोई भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो लैंड चाहिए, सिंपल, लेबर चाहिए। ठीक है, मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफलाइन बिजनेस तो एक लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, उसके बाद थर्ड आपका कैपिटल चाहिए, मतलब पैसा तो चाहिए, जेब में पैसा चाहिए तभी काम कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। और टाइम भी चाहिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स, डिमांड, सप्लाई, ट्रेड, इन सब का स्टडी इकोनॉमिक्स में भी होता है। मतलब ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक गहरा रिश्ता किसके साथ है? इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स कनेक्टेड है। उसके बाद बिहेवियरल ज्योग्राफी। ठीक है, जहां पे जो भोले वाले काले पीले लोग होते हैं हमारे जैसे,
उनका स्टडी किया जाता है, उनके बिहेवियर का स्टडी किया जाता है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, वो कैसे जो डिजास्टर्स आते हैं उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बाद वो किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल जीते हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है। और वो सेम बिहेवियर का स्टडी, इंसान के माइंडसेट का स्टडी, इंसान के माइंड का स्टडी कहाँ पे होता है? साइकोलॉजी। सिंपल, ठीक है। देन है सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी का सोशियोलॉजी के साथ भी गहरा नाता है, ठीक है। सोशल ज्योग्राफी में सोसाइटी के बारे में, जनरल सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके बेसिक जो नेचर के बारे में, उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में स्टडी किया जाता है। सेम सोशियोलॉजी में वही होता है, कल्चर के बारे में, ठीक है। जो भी उनका हिस्ट्री है उसके बारे में, ट्राइबल लोगों के बारे में, आदिवासी लोगों के बारे में, उसके बाद उनका जो भी परंपरा है, ट्रेडिशंस के बारे में, जो प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। तो वो सोशियोलॉजी से कनेक्टेड है। देन लास्ट डेमोग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक है। ये नॉर्मली आपको सब्जेक्ट है नहीं, सिर्फ मतलब कनेक्शन बताया है, लेकिन 12th में ये सब्जेक्ट नहीं है। डेमोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी पॉपुलेशन का स्टडी करता है कि जो लोग हैं वो किस तरीके से एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, देश के लिए। अगर सिंपल जापान को देखा होगा आप लोगों ने, तो जापान में जो लोग हैं वहाँ, मतलब जापान की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के लोगों में इन्वेस्टमेंट करता है, ज़्यादा हेल्थ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। तो दुनिया में ह्यूमन रिसोर्स के मामले में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। यस। तो जो पॉपुलेशन है वो एक रिसोर्स की तरह काम करता है। पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन का जो एज कंपोजिशन कैसा है, पॉपुलेशन की क्वांटिटी, क्वालिटी, वो सारा स्टडी पॉपुलेशन ज्योग्राफी में होता है। और सेम उससे मिलता जुलता सब्जेक्ट है, दैट इज डेमोग्राफी, जहां पे पॉपुलेशन का स्टडी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ रहेगा कि सारा का सारा जो सोशल साइंस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। मेरा सिंपल सा एम है कि सोशल साइंस जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट्स है, ऐसे सब्जेक्ट्स नॉर्मली बोरिंग माने जाते हैं बहुत सारे पब्लिक द्वारा। तो इसको इतना सिंपल कर दिया जाए, इतना इंटरेस्टिंग कर दिया जाए कि सबको आसानी से समझ में आए। इतना ही सिंपल सा गोल है अपना, तो उसी के लिए ये सब चल रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन पार्ट 1 में, ठीक है, पॉपुलेशन पार्ट 1, पॉपुलेशन पार्ट 2, ये दो लेसन है। तो पॉपुलेशन पार्ट 1 में हम लोग पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने वाले हैं। जो छोटा मोटा अपना पॉपुलेशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, वो सब देखने वाले हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स, उसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। उसका एक नमूना यहाँ पे दिखाया भी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो डायग्राम दिया है, ठीक है, उसमें अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया, मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में बताया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले वाला थोड़ा सा जूम करता हूँ। हाँ, इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो ये वाला सेक्शन है उसमें क्या दिखाया है, परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड मास, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वो कितना परसेंट लैंड मास कवर करते हैं उसके बारे में बताया है, ओके। तो सबसे ज्यादा जो लैंड मास है आप देख सकते हो परसेंटेज में, वो 29.20%, ठीक है। किसका है? तो एशिया का, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, ओके। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? तो यहाँ पे 20.40% अफ्रीका आता है, ठीक है। और कमाल की बात यह है कि दोनों एरिया में, ये जो दो कॉन्टिनेंट्स है, एक तो एशिया, दूसरा अफ्रीका, ये एरिया में भी फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आते हैं और पॉपुलेशन के मामले में भी फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज दिया है, ओके। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 59.65%, मतलब अराउंड 60% पॉपुलेशन दुनिया का वो सिर्फ एक कॉन्टिनेंट में रहता है, दैट इज एशिया। क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज में से दो टॉप के जो कंट्रीज है वो एशिया में ही है, एक तो अपना इंडिया है, दूसरा चाइना, ठीक है। सेकंड नंबर पे किसका नंबर आता है? 16.96% अफ्रीका, ठीक है। तो ये दो कॉन्टिनेंट्स है जो एरिया के मामले में भी और अपना जो
पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के मामले में भी फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आते हैं। सबसे कम लैंड मास किसके पास है, तो यहाँ पे दिखाया है देखो, सबसे कम 5.90 मतलब ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। और पॉपुलेशन के मामले में भी सबसे कम ऑस्ट्रेलिया ही है, बाकी बीच में ऊपर नीचे है। लेकिन मेनली आपको याद रखना है, फर्स्ट टॉप नंबर का लैंड मास में एशिया है, पॉपुलेशन में भी एशिया है, और लैंड मास और इसमें क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलेशन में ऑस्ट्रेलिया लास्ट पे आता है। अगर आप ध्यान से ध्यान दोगे तो यहाँ पे लैंड मास में एक कॉन्टिनेंट दिया है अंटार्कटिका, लेकिन पॉपुलेशन में वो कॉन्टिनेंट मिसिंग है। उसका सिंपल सा रीजन है, अंटार्कटिका नाम का जो कॉन्टिनेंट है दुनिया का, ठीक है, वहां पे 98% एरिया में सिर्फ बर्फ है, बाकी 2% एरिया में ही जमीन है, बाकी 98% पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और एक अंटार्कटिका ट्रीटी के हिसाब से वहां पे सेटलमेंट करना मना है, ठीक है। बाकी तो जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं, इंसान लोग वहाँ पे पूरा खूंखार तरीके से एनवायरमेंट का कल्याण करते हैं, इसलिए उस एक तो एनवायरमेंट को, एक तो एरिया को बचा के रखा जाए एनवायरमेंट के हिसाब से, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है अंटार्कटिका ट्रीटी के हिसाब से। और किसी भी लोगों को, किसी भी कंट्री के लोगों को वहाँ पे जाके बसना, सेटलमेंट करना मना है। सिर्फ साइंटिस्ट लोग जा सकते हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च करके रिटर्न आ सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट किसी को भी अलाउड नहीं है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहता, इसलिए इस ग्राफ में या फिर पाई चार्ट में उसका नाम नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ने वाले हम लोग ज्योग्राफी में, तो ये वाला जो सुंदर सा ग्राफ है, ठीक है, ये 4-5 स्टेजेस, 5 स्टेजेस बताता है पॉपुलेशन के, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सपांशन के। मतलब किस तरीके से अलग अलग स्टेज पे पॉपुलेशन का अलग अलग लेवल देखने को मिलेगा, उसके बारे में इस डायग्राम से आपको पता चलता है। तो जैसे सपोज करो, पहला जो हाई स्टेशनरी स्टेज है, पहला स्टेज, ठीक है, उसमें ये जो ब्लू वाली लाइन है, ठीक है, एक मिनट, ये जो ब्लू वाली लाइन है वो क्या दिखाता है, बर्थ रेट। और ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ब्लैक वाली लाइन जो है वो डेथ रेट दिखाता है, ठीक है। मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ ताकि हाईलाइट हो सके, ये डेथ रेट। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये 0, 10, 20, 30, 40, ये 4 लेवल्स है। तो ये टॉप पे ही है, मतलब बर्थ रेट भी टॉप पे है, डेथ रेट भी टॉप पे है, मतलब हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है। ये इंडिया ने महसूस किया है पहले ही, ठीक है, पिछले सेंचुरी में। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो बर्थ रेट है वो सेम रहता है। आगे देखो सेकंड स्टेज में बर्थ रेट ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन जो डेथ रेट है वो डेथ रेट डिक्लाइन होने लगता है। क्यों? उसका सिंपल सा रीजन है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ने लगती है। पहले लोग 40 में ही टपक जाते थे, मर जाते थे, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज उतनी नहीं थी। धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ने लगे तो लोग मौत के दरवाजे से रिटर्न आने लगे, सिंपल। तो फिर पॉपुलेशन ओवरऑल बढ़ने लगा, डेथ रेट कम होने लगा। फिर धीरे धीरे आगे देखेंगे तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, धीरे धीरे बर्थ रेट भी डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है। बर्थ रेट भी डिक्लाइन होने लगता है क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगा, लोगों को समझेगा कि ज़्यादा पब्लिक, ज़्यादा घर में बच्चे होना थोड़ा सा हानिकारक होता है क्योंकि पालने के लिए पैसा लगता है वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन, मतलब बर्थ रेट कम होगा, डेथ रेट तो और कम होगा बिकॉज फैसिलिटीज और बढ़ेगी, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेज में क्या होगा, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट डेथ रेट के इक्वल हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, उसको लो स्टेशनरी बोलते हैं। और डेथ रेट तो कम ही हो रहा है, ठीक है। फिर एक स्टेज ऐसा आएगा, लास्ट स्टेज, जहां पे डेथ रेट नॉर्मल स्टैग्नेंट रहेगा और बर्थ रेट हद से ज्यादा कम हो जाएगा, डेथ रेट से भी कम हो जाएगा, मतलब डिक्लाइन पे है पॉपुलेशन, ठीक है। ये हर कंट्री पे लागू होता है, इवन इंडिया पे भी लागू होगा। अभी इंडिया बहुत हाई लेवल पे है, मतलब इंडिया लो स्टेशनरी फोर्थ स्टेज पे है, ठीक है, जहां पे हम लोग अपना बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, और डेथ रेट तो ऑलरेडी डिक्लाइन है। तो धीरे धीरे कुछ सालों बाद इंडिया का भी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा बर्थ रेट डिक्लाइन होने की वजह से। तो ये अलग अलग जो स्टेजेस है उसके बारे में हम लोग देखने वाले, ठीक है। उसके बाद
ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये एकदम स्टार्टिंग का 1932 का एक नज़ारा दिखाया है, 1988 का नज़ारा दिखाया है, उसके बाद 2013 का नज़ारा दिखाया है। तो किस तरीके से ओवर द ईयर्स बहुत सारे चेंजेस आए हैं, सेटलमेंट में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से रीजंस की वजह से सेटलमेंट में चेंज होता है, सेटलमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। उसके बाद ये 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है। सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ क्या होता है ये, ठीक है। देखो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहला, वैसे तो 5 टाइप की होती है लेकिन आपको 3 टाइप की ही बताया है। प्राइमरी एक्टिविटी होता है, उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी होता है, और तीसरा टर्शरी एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटी मतलब जो एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जो भी एक्टिविटीज है, जो भी ऑक्यूपेशंस है, जो भी जॉब्स है, वह मेनली नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट ऑन नेचर, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है वो इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज जहां पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, प्रोसेसिंग वगैरह होता है। और जो टर्शरी होती है वो सर्विसेज होती है, यहाँ पे ट्रेड वगैरह होता है, सर्विस दी जाती है, ठीक है। तो इन तीनों का क्या कनेक्शन है, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। सपोज यहाँ पे प्राइमरी में डिपेंडेंट ऑन नेचर, मतलब ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए जो नेचर पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो सपोज एग्रीकल्चर है, ओके। एग्रीकल्चर में शुगर केन का खेती कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, शुगर केन। तो सपोज यहां से शुगर केन निकला, ठीक है। उस शुगर केन को अगर फैक्ट्री में लेके जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, शुगर केन का शुगर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से शुगर केन निकला, शुगर केन प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, सेकेंडरी एक्टिविटी में फैक्ट्री में ले जाने के बाद वही शुगर केन का कन्वर्जन हो गया शुगर में, और फिर लास्ट में टर्शरी एक्टिविटी में उस शुगर केन को सेल करेंगे। सेल करना मतलब व्यापार करना एक तरह का सर्विस है। तो इन तीनों का ऐसा कनेक्शन है। तो किस तरीके से अलग अलग प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी एक्टिविटीज होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये छोटा सा मैप है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का मैप है, वो भी देखेंगे थोड़ा बहुत। इसके ऊपर क्वेश्चन तो मुश्किल है लेकिन इंडस्ट्रियल रीजन्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। देन ये हो गया हिस्ट्री का, सॉरी ज्योग्राफी का कंप्लीट। उसके बाद हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसको अगर देखेंगे तो रेनेसेंस इन यूरोप। रेनेसेंस मतलब यूरोप में, रेनेसेंस का मतलब क्या होता है, रीबर्थ, रिवाइवल, ठीक है। यूरोप में एंशियंट लेवल पे, एकदम एंशियंट पीरियड में बहुत सारे छोटे मोटे आर्ट्स वगैरह थे, आर्किटेक्चर वगैरह था, साइंस वगैरह था, साइंटिफिक थिंकिंग वगैरह था। तो उसको 13-14 सेंचुरी में फिर से रिवाइव किया गया, फिर से रीबर्थ हुआ उसका, इसीलिए उसको रेनेसेंस बोलते हैं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा साइंस का डेवलपमेंट वगैरह हुआ, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डिस्कवरीज करी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने नए नए जगह, नए नए प्लेसेस खोजे, बहुत सारे लोगों ने नए नए इन्वेंशंस वगैरह किए, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यूरोपियन लोग इंडिया में आके क्या क्या किया उन लोगों ने, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया और यूरोप का हिस्ट्री आपको पता ही है, मतलब ब्रिटिश इंडिया में आए थे, फ्रेंच इंडिया में आए थे, पोर्तुगीज इंडिया में आए थे। इन सब लोगों ने इंडिया में आके रूल किया है, डच, पोर्तुगीज, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच। उसके बाद वर्ल्ड वॉर के साथ इंडिया का क्या कनेक्शन है, कोल्ड वॉर क्या होता है। कोल्ड वॉर मतलब 2 कंट्रीज के बीच में वॉर जो हुआ था, एक रशिया था, दूसरा यूएसए, ठीक है। तो उनके बीच में कोल्ड वॉर क्या होता है, कोल्ड वॉर मतलब ठंडी में खेलने वाला वॉर नहीं होता, ठीक है। कोल्ड वॉर का सिंपल मीनिंग होता है जो मैदान पे ना खेला जाए, जो घर पे बैठ के भी खेल सकते हैं। मतलब अभी सिंपल सी बात है, सपोज आपके स्कूल में या फिर कॉलेज में 2 बच्चे हैं जो टॉपर्स है, दोनों एक दूसरे से जलते हैं। सपोज एक का नाम रमेश है, दूसरे का नाम सुरेश है। रमेश को ज्यादा मार्क्स मिले और सुरेश को थोड़ा कम मार्क्स मिले, तो सुरेश डायरेक्टली कान के नीचे बजाएगा क्या उसके,
नहीं, वो सिर्फ जलेगा अंदर के अंदर से और उसको टफ कंपटीशन देने की कोशिश करेगा। तो उन दोनों के बीच में जो टफ कंपटीशन होगा उसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। वहां पे मारामारी करने की जरूरत नहीं है ऐसा। तो किस तरीके से अमेरिका और रशिया के बीच में वो वॉर हुआ था, कोल्ड वॉर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे, आप इसमें देख सकते हो इस मैप में कि किस तरीके से दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया में लोग आए थे। यहाँ पे देखो, ये इंडिया को खोजने वाला जो पहला इंसान है वास्को द गामा, ठीक है, वो 1497 के आसपास पुर्तगाल नाम के छोटे से देश से निकला था। बेचारे को कुछ काम धंधा नहीं था तो वो निकल गया, ठीक है, इंडिया को खोजने के लिए। इंडिया को क्यों खोजना चाहते थे? क्योंकि इंडिया और यूरोप के बीच में पहले ट्रेड होता था यहाँ से, ये वाला जो रूट है, ठीक है। यहाँ पे बीच में तुर्की नाम का छोटा सा देश है, तुर्की या फिर टर्की, कुछ भी बोलो अपना। ये यहाँ पे जो टर्की नाम का देश है, उस देश में उस देश के थ्रू लैंड बॉर्डर से होके लोग आते थे, इंडिया के साथ ट्रेड करते थे। स्पेशली इंडिया से वो मसाले लेके जाते थे, स्पाइसेस। अचानक क्या हुआ, वहां पे कुछ लोगों ने, कुछ खूंखार लोगों ने अटैक किया और ये पूरा जीत लिया। उनको ऑटोमन तुर्क्स बोला जाता, ऑटोमन तुर्क, ठीक है। उन लोगों ने वो पूरा एरिया कब्जा कर लिया, कॉन्स्टेंटिनोपल का, ठीक है। फिर उन्होंने अलाउड नहीं किया इनको, यूरोपियन लोगों को वहां से गुजरने के लिए। अभी एक ही रास्ता था, वो भी बंद हो गया इंडिया जाने का, तो फिर इंडिया कैसे जाया जाए? तो तब से लोग खोजने लगे इंडिया आने का रास्ता। तो पुर्तगाल से ही एक कोलंबस नाम का इंसान निकला था जो अमेरिका पहुंच गया। दूसरा छोटे मोटे लोग, एक अमेरिको वेस्पुसी निकला था, वो भी इधर ही पहुंच गया अमेरिका के साइड, ठीक है। नहीं, इधर ही पहुंचा था अमेरिका साइड, ठीक है। कोलंबस अमेरिका के साइड पहुंचा था, अमेरिको वेस्पुसी अमेरिका की साइड पहुंचा था। जो पहला इंसान था जो इंडिया का रूट जिसने खोज निकाला, उसका नाम है वास्को द गामा, ठीक है। उसका थोबड़ा कैसा दिखता है तो देख सकते हो, ये वाला वास्को द गामा, ठीक है। ये पुर्तगीज था और इंडिया में कहाँ पे आया था? कैलिकट में। कैलिकट कहाँ पे? तो केरला में। केरला में आया, वहाँ के राजा से परमिशन वगैरह लिया, ट्रेड स्टार्ट किया और यहाँ से कम पैसे में खरीद के वहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बेचता था, बहुत पैसा छापता था। धीरे धीरे ट्रेड करते करते ये रूल करने लगे। वो कैसे होने लगा वो आगे हम लोग देखेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस ये है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में आप लोगों ने झांसी की रानी का नाम सुना होगा, ठीक है, जिन्होंने 1857 का रिवॉल्ट किया था, ठीक है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये डायलॉग उसी टाइम का था, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे क्यों किया, कैसे किया वगैरह। राजा राम मोहन राय ऐसे पर्सन जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया ऐसा बोला जाता है, ओके। फादर ऑफ रेनेसेंस मूवमेंट इन इंडिया, फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया ऐसा बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स लाए थे। इन्होंने सती बैन किया, मतलब इनके एफर्ट्स की वजह से सती बैन हुआ था इंडिया में। सती मतलब क्या होता है? जिस भी महिला का पति मर जाए, ठीक है, उस महिला को उसके पति की आग में जिंदा जला दिया जाता है। मतलब सपोज उस किसी महिला का पति मर गया है, उसकी चिता जल रही है, उसी चिता में उसको ढकेल दिया जाता है जिंदा, तो बोलते सती। बहुत ही भयानक होता है। और इनके सगे भाई की पत्नी के साथ ऐसा हुआ था, इसलिए इन्होंने नजदीक से देखा था कि क्या होता है, तो इन्होंने बहुत एफर्ट्स लिया और फाइनली सती बैन का एक लॉ बनाया गया और सती बैन हो गया। नहीं तो आज बहुत कल्याण हो सकता था। वैसे तो बाद में बैन होता, लेकिन ब्रिटिशों के जमाने में ये बैन करना छोटी बात नहीं है। देन इनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है। उनकी बहुत सारी स्टोरीज है। जैसे एक बार क्या हुआ था, लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ था। एक सॉन्डर्स नाम का छोटा सा ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने लाठीचार्ज किया था। तो उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों ने सॉन्डर्स का मर्डर कर दिया, डायरेक्ट उड़ा दिया बेचारे को। तो इन तीनों को फिर पकड़ा गया और 23 मार्च 1931 को, सॉरी 23 मार्च 1931 को हैंग किया गया, फांसी दी गई। उसके बाद इनका भी नाम सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिनके नाम पे है, ठीक है, जिनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। इन्होंने देश, अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों है उसका भी रीजन है। यूनिटी वर्ड उनको क्यों सूट करता है, फिर उनको क्यों दिया गया? बिकॉज इन्होंने पूरे देश को, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होने वाला था, तो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स थे। जैसे हैदराबाद था, कश्मीर था, जूनागढ़ था, कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स अलग होने चाहते थे, बहुत सारे स्टेट्स अलग होना चाहते थे। तो उन सबको समझा बुझा के पूरे देश को एक करने का काम, यूनाइट करने का काम इन्होंने किया है। इसलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
ये इनके स्टैचू का नाम रखा गया। ठीक है, उसके बाद ये सारा बेसिक हिस्ट्री है जो हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रही बाई पोपरे, जिनको बीज माता बोला जाता है। ठीक है, बीज माता, बिकॉज इन्होंने अपना जो इंडियन वैरायटी ऑफ सीड्स है, अभी हाइब्रिड वैरायटी खाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां वगैरह होती हैं। मॉडर्न सीड्स मतलब जो केमिकल वाले या फिर जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनको खाने की वजह से बहुत ज़्यादा डिसीजेस होते हैं, इसलिए इन्होंने जो इंडियन वैरायटीज़ है उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया और अलग अलग इंडियन वैरायटीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया, डेवलप किया, इसीलिए इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट ये खाशाबा जादव, जो मराठी इंसान है जिन्होंने कुश्ती में बहुत बड़ा नाम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्ट्री है वो पूरा हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं, सचिन तेंदुलकर तक का। ठीक है, किस तरीके से इंडिया ट्रांसफॉर्म हुआ उस उधर तक। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर है। ओके, उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस नाम का जो सब्जेक्ट है उसमें जो मेन टॉपिक्स है, जैसे सपोज वर्ल्ड सिंस 1991, जो कोल्ड वॉर की बात की थी मैंने, वो 1991 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड का क्या नाता है, क्या रिश्ता है, क्या अलग अलग चैलेंजेस है वर्ल्ड के सामने, इंडिया के सामने, वो सब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए। इंडियन इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन कंट्रीज में है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में है, कॉपीराइट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो लोगोज है, ट्रेड मार्क्स क्या होते हैं उसके बारे में पता करेंगे या फिर पढ़ेंगे। ठीक है, ये एसडीजीज मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो यूनाइटेड नेशंस, इस दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये एसडीजीज रखे हैं, टोटल 17 है। तो इनको बाय 2030 अचीव करना है। तो ये टारगेट्स क्या है, उससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे। और Rio+20, रियो मतलब क्या होता है, एक ये हुआ था रियो समिट हुआ था। रियो समिट कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। तो उसके 20 साल बाद Rio+20 वगैरह ये छोटा सा प्रोग्राम हुआ था एनवायरमेंट को लेकर के। तो एनवायरमेंट में भी क्या क्या हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है पूरी दुनिया के लेवल पे, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलिटिक्स में ये भी है कि नक्सल अटैक्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कहाँ कहाँ पे हुए हैं। अपने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पिछले कुछ सालों पे बहुत सारे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद टेरर अटैक्स भी हुए हैं अपने इंडिया में, जैसे मुंबई का टेरर अटैक, ताज होटल का टेरर अटैक वगैरह वगैरह। तो उसके रीजंस क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में पढ़े। फिर गुड गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नमेंट के लेवल पे क्या क्या अच्छा काम हो सकता है, और क्या क्या अच्छे काम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए हैं कंट्री में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन आता है अपना इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब डायरेक्टली इस इमेज पे ही आप लोग देख सकते हो क्या क्या है। ठीक है, एक तो इकोनॉमिक्स के दो टाइप होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल पे, जैसे सपोज एक चिंटू नाम का इंसान है, उसके फैमिली के लेवल पे या फिर उसके इंडिविजुअल लेवल पे जो भी उसका खर्चा, इनकम, सब कुछ होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। और मैक्रो मतलब पूरे कंट्री के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे। ठीक है, हम लोग दूसरे देश से क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में। जीएसटी क्या होता है, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, वो सब। उसके बाद आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जो नोट छापता है, करेंसी छापता है, बैंक्स को किस तरीके से कंट्रोल करता है, वो सब पढ़ेंगे। डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, उसके बाद मार्केट्स के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, यूटिलिटी मतलब यूज क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, नेशनल इनकम, पूरे देश का इनकम कैसे काउंट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पब्लिक फाइनेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप इधर तक क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का भी ज्योग्राफी के साथ बहुत गहरा नाता है। ठीक है, उसमें साइकोलॉजी साइंटिफिक डिसिप्लिन है, साइंटिफिक लेवल पे उसको स्टडी किया जाता है। और साइकोलॉजी में हम लोग इंटेलिजेंस क्या होता है, आइंस्टाइन का आईक्यू और छोटे बच्चों का आईक्यू में क्या फर्क होता है, आईक्यू कैसे मेजर किया जाता है, उसके मेथड्स क्या है, वो सब पढ़ेंगे।
पर्सनालिटी जो अलग अलग टाइप की होती है उसको कैसे पहचान सकते हैं, कैसे निखार सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव प्रोसेस, इमोशंस वगैरह वगैरह। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे निपटा जा सकता है, वो सब पढ़ेंगे। और एक थियरी है छोटा सा, साइट ऑफ इनकमिंग कार, मतलब सपोज एक कार सामने से आ रही है तो अलग अलग थियरी के हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से इमोशंस ट्रिगर होंगे उसके बारे में भी बताया है बीच में, ठीक है। इवन आप लोगों ने नॉर्मल थर्मोमीटर देखा होगा अब तक, अभी आप लोग इस साइकोलॉजी में फीलिंग्स का थर्मोमीटर देखेंगे, ठीक है। जैसे सपोज एक पति पत्नी का एग्जाम्पल लेंगे, तो जैसे ही शादी होता है नया नया, तो ये 1 पे रहते हैं बेचारे पति पत्नी, आई एम फीलिंग रियली गुड, मतलब स्पेशली पति, ठीक है, पति का एग्जाम्पल लेंगे तो 1 पे रहता है बेचारा, आई एम फीलिंग रियली गुड। फिर धीरे धीरे 2 पे जाता है, आई एम हैप्पी एंड एट ईज। फिर 3rd पे जाता है, आई एम कूल। फिर आई एम ओके। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतने लगते हैं पत्नी के साथ, तो दिस इज डिफिकल्ट बट आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, वो कंट्रोल कर लेता है, सहन करता है पत्नी को। फिर धीरे धीरे वो ट्रबल होने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है, स्पिनिंग होने लगता है। फिर धीरे धीरे आई एम फीलिंग द हीट, मतलब थोड़ा गर्म होने लगता है अंदर से बेचारा, दिमाग के लेवल पे। फिर ऑलमोस्ट जब ज्यादा साल होते हैं और पत्नी को सहन करना मुश्किल हो जाता है, तो बस्ट होने के मतलब फूटने के कगार पे होता है वो, और फाइनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है 10 पे। तो किस तरीके से थर्मोमीटर काम करता है फीलिंग्स का, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद ये कुछ मॉडल है, मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम मॉडल, जहाँ पे आपका जो अलग अलग स्टेजेस होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, उसके बारे में देखेंगे। एक्सट्रीमली हेल्दी से मॉडरेटली हेल्दी, से मॉडरेटली अनहेल्दी से एक्सट्रीमली हेल्दी तक का सफर, ठीक है। मतलब किस तरीके से हेल्दी से अनहेल्दी बना जा सकता है, जो कि हमको बनना नहीं है, वो किस तरीके से लोग हेल्दी से अनहेल्दी बनते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे मेंटल लेवल पे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, लाइफ अबाउ जीरो का, ठीक है। लाइफ अबाउ जीरो मतलब सपोज ये 0 पॉइंट है और बाकी ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये मेंटल स्ट्रेस होता है -4 पे, मेंटल इलनेस होता है -3 पे भी थोड़ा कम होता है, -2 पे कम, -1 पे और कम, धीरे धीरे कम हो रहा है। ये 0 का न्यूट्रल पॉइंट है, इसके ऊपर अपना जो लाइफ है वो हैप्पी होता है, न्यूट्रल, लाइफ अबाउ जीरो। 0 के नीचे रहा तो वो ठीक ठाक नहीं है, 0 के ऊपर रहा तो ठीक है, ऐसा उसको बोलते हैं लाइफ अबाउ जीरो। उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे दैट इज सोशियोलॉजी। ओके, सोशियोलॉजी में जैसे कि यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडिया में सोसाइटी क्या है, सोसाइटी के डेफिनेशन। उसके बाद इंडियन सोसाइटी में कौन कौन से सेगमेंट्स है, कौन कौन से रिलीजन के, कौन कौन से कास्ट के, कौन कौन से लेवल के लोग रहते हैं, ठीक है। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, बहुत भयंकर डाइवर्सिटी है इंडिया में, लैंग्वेज के हर एक, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करने पर लैंग्वेज के बोलचाल में फर्क आता है। एक डिस्ट्रिक्ट का कुछ माइल भी क्रॉस करेंगे, कुछ किलोमीटर्स भी क्रॉस करेंगे, तो सेम लैंग्वेज, मराठी ही लैंग्वेज अलग अलग तरीके से बोला जाता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। इवन लैंग्वेज में हो गया, कास्ट में हो गया, रिलीजन में हो गया, पहनावे में हो गया, त्योहारों में हो गया, सब में डाइवर्सिटी है, फिर भी हम सब यूनिटी से रहते हैं, वो सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और ये ट्राइबल कल्चर वगैरह पढ़ेंगे, ये रिलीजियस डाइवर्सिटी है अपने पास हर रिलीजन के पर्सन रहते हैं, लोग रहते हैं, ठीक है। भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, भले वो पारसी हो, भले वो जुडाइज्म वाले हो, सब लोग, ठीक। ट्राइबल कल्चर अपना जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट है और बाजू वाला पालघर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ट्राइबल लोगों के जो मंदिर है, जैसे सन गॉड सूर्यदेव मंदिर है, वागोबा मंदिर मतलब टाइगर का टेम्पल है। उसके बाद शेडोबा वन, फॉरेस्ट ऑफ शेडोबा, सेक्रेड ग्रुप मतलब पवित्र वन या फिर पवित्र फॉरेस्ट। तो इन सब के बारे में, ट्राइबल कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग सोशल चैलेंजेस वगैरह पढ़ेंगे, सोशल मूवमेंट्स पढ़ेंगे जो इंडिया में स्टार्ट हुए थे, जैसे फार्मर्स मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुए, ठीक है। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है सरदार सरोवर डैम, यहाँ पे ये जो महिला है वो है मेधा पाटकर। उन्होंने मतलब नर्मदा नदी पे एक बहुत बड़ा डैम बनने वाला था, सरदार सरोवर डैम, उसको अपोज किया था, क्योंकि इतना बड़ा डैम बनाएंगे तो आजू बाजू के, उस नदी के आजू बाजू में जो ट्राइबल लोग रह रहे हैं, आदिवासी लोग रह रहे हैं, उनको वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उनकी लाइफ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, वहाँ के फॉरेस्ट कट करने पड़ेंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, तो इन्होंने अपोज किया और ये छोटा सा मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है उसने भी बीच में इंटरफियर किया और ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक गया था और फाइनली जो डैम का डिसीजन है वो कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद ये जो स्टोरी है चिपको मूवमेंट, ठीक है, चिपको मूवमेंट मतलब नॉर्मली हुआ क्या था, उत्तराखंड के फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आए थे, द कंपनी की तरीके से कंपनी की तरफ से कुछ लोग आए थे, वो लोग फॉरेस्ट कट करना चाहते थे। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से या फिर जो प्राइवेट लोग हैं वो उनकी तरफ से लोग आए थे, मतलब कुछ लोग आए थे जो वहाँ का फॉरेस्ट कट करना चाहते थे, ट्रीज कट करना चाहते थे। तो वहाँ की लेडीज ने और बाकी के लोगों ने अपोज किया, तो वो फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे थे कि हम लोग कट करेंगे। तो फिर ये जो महिलाएं हैं उन्होंने डायरेक्टली ट्रीज को हक करना स्टार्ट किया। ठीक है, और इसीलिए उसको चिपको मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रीज के साथ चिपक गए और उन्होंने बोला कि अगर आपको ट्री को काटना है तो पहले हमको काटना पड़ेगा। तो वो मूवमेंट भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था। तो ये सारे अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सोशल चैलेंजेस जो इंडिया में है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इस तरीके से अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसको कवर करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि इस बार क्या होगा, हर सब्जेक्ट के साथ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे बोर्ड के। ठीक है, और जो भी कॉम्प्रहेंसिवली हर एक चैप्टर रहेगा वो कवर किया जाएगा एंगेजिंग कंटेंट के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है और थैंक यू सो मच। और मेन चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो किए गए हैं, ठीक है, इसमें अपना 10th का भी आता है, 10th का हिस्ट्री, 10th का ज्योग्राफी, 10th का पॉलिटिकल साइंस, वो थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग 12th पे फोकस करेंगे। स्टार्टिंग में 12th के ऊपर फोकस रहेगा बिकॉज उसका एग्ज़ाम जल्दी है, और जितना ज़्यादा लेक्चर्स हो सकते हैं उतना ज़्यादा मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही में 10th का भी स्टार्ट करेंगे थोड़ा लेट। और जो भी सब्जेक्ट्स आपको दिखाए गए, ठीक है, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स, उसमें कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करना है वो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके हिसाब से जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से मैं लेक्चर्स को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, सो यही कहना था। अगर आपको पसंद आए ये पूरा का पूरा लेक्चर तो ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, और जुड़िए एक नए जर्नी के साथ जहाँ पे हम लोग जो सोशल साइंस का हवा बना है उसको थोड़ा सा कम कर सके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सके लर्निंग, और अच्छे से सीख सके और अपना जो भी एग्ज़ाम का टारगेट है वो अच्छे से पार कर सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।